प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी की एक प्रख्यात कहानी उसने कहा था के बारे में चर्चा की थी और आपने उसका नाट्य रूपांतरण भी देख लिया। चंद्रदर्श शर्मा इस कहानी के लेखक का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में महाराजा राम सिंह के राजपंडित महामहोपाध्याय शिवराम शास्त्री के घर हुआ, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के गुलेर नाम गांव के मूल निवासी थे। इसी गुलेर नाम के आधार पर ही उन्होंने अपना उपनाम गुलेरी रखा। चंद्रदत्त शर्मा 8-9 वर्ष की आयु में ही अष्टाध्यायी के आरंभिक अध्याय और संस्कृत के करीब 300 श्लोक कंठस्थ कर उन्हें प्रखर बुद्धि का परिचय दिया। 9-10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संस्कृत में धारा प्रवाह भाषण देकर विद्वानों को चमत्कृत किया। ऐसा कहा जाता है, गुलेरी जी सर्वतोमुखी प्रतिभा के असाधारण विद्वान थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं में इनकी अच्छी गति थी। वे भाषा विज्ञान, दर्शन, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, चित्रकला, काव्यशास्त्र, वैदिक और पौराणिक साहित्य आदि विषयों के विद्वान थे। गुलेरी जी ने कहानियां तो कम लिखी, लेकिन उनकी कहानियां मौलिक एवं अद्भुत रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 3 कहानियां लिखी: सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। 1915 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। यह हिंदी की आरंभिक कहानियों में से एक है, लेकिन अपने कथ्य और शिल्प की उत्कृष्टता से चकित करती है। यह कहानी आज भी पुरानी नहीं पड़ी है और हिंदी की श्रेष्ठ और प्रतिनिधि कहानी मानी जाती है। आइए हम बात करते हैं उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु को लेकर। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में अंग्रेजी की ओर से फ्रांस की भूमि पर जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ने वाले भारतीय सिख सैनिकों की कहानी है। लाना सिंह नामक सैनिक के प्रेम और त्याग की मार्मिक कथा को केंद्र में रखा गया है। कहानी लिखने में पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। फ्लैशबैक शैली का तात्पर्य इसमें रचनाकार अतीत की घटनाओं को क्रमशः याद करता है और व्यक्त करता है। अतः इसमें घटनाएं सिलसिलेवार नहीं मिलती, आगे आगे पीछे होकर आती है। अतः उन्हें सिलसिलेवार रखकर कहानी को समझना जरूरी है। अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में बम्बू कार्ट वालों के बीच से निकलकर 12 साल का सिख लड़का और 8 साल की एक सिख लड़की संयोगवश एक दुकान पर आ मिली। लड़का मांझे का था और लड़की मगरे की। अमृतसर में दोनों अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। उस दिन लड़का अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की रसोई के लिए बढ़िया। दही वाले की दुकान के पास एक टांगे वाले का घोड़ा बेदक गया। लड़की की जान पर आ बनी। लड़के ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। स्वयं घोड़ों की लातों के बीच चला गया और लड़की को उठाकर उसने दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। परिचय हो जाने पर लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब सगाई। लड़की धत्त कहकर आगे बढ़ जाती है और लड़का मुंह देखता रह जाता है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ दोनों अकस्मात मिल जाते हैं। 2-3 बार लड़के ने वैसे ही वैसे हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की बोली, हाँ हो गई। कल देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब जाकर कहीं घर पहुंचा। 25 वर्ष बीत गए। इस बीच लड़की फौज के सूबेदार की पत्नी के नाते सूबेदारनी हो गई और लड़का लहना सिंह फौज में जमादार हो गया। उसकी भी शादी हो चुकी थी। वह एक बेटे का बाप भी बन चुका था।
लड़की को वो भूल चुका था। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी कराने अपने घर आया। वहां उसे रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम का तात्पर्य युद्ध में जा रही है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारी सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होकते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तब सूबेदार ने लहना सिंह से कहा, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है। लहना सिंह भीतर पहुंचा तो पता चला कि सूबेदारनी वही लड़की है जो 25 वर्ष पहले अमृतसर में मिली थी। सूबेदारनी रोते रोते कहती है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन भी दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों को एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी। मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए 1 बरस हुआ है। उसके पीछे 4 हुए पर एक भी नहीं जिया। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे, मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर रख दिया था। ऐसे ही इन दोनों का बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। नंबर 77 सिख राइफल के सैनिक फ्रांस की पृष्ठभूमि पर जर्मन के विरुद्ध लड़े थे। खंदकों में लड़ाई चल रही थी। भयानक शीत, वर्षा और बर्फ में खंदक के बीच पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए सैनिक मोर्चे पर डटे हुए थे। लाना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदार का बेटा बोधा सिंह भी उसी खंदक में थे। बोधा सिंह बीमार था। लहना सिंह अपने सूखे तख्तों पर उसे सुलाता था, अपने दोनों कंबल उसे उड़ाता था और स्वयं सिगड़ी के सहारे कीचड़ में पड़ा रहता था। सूबेदार यह सब जानता था। उसने लहना सिंह से कहा, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे अर्थात जमीन के टुकड़े भी नहीं मिला करते। इस पर लहना सिंह बोला, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। पलटन के विदूषक वजीरा सिंह इस मृत्यु चर्चा को रोककर सैनिकों को गीत गाने के लिए कहता है। सबने मिलाकर एक अश्लील सा गीत गाया और फिर ताजे हो गए। इतने में पलटन साहब के भेष में एक जर्मन अफसर खंदक में आ गया। उसने सूबेदार हजारा सिंह को हुक्म दिया कि वे 10 आदमी छोड़ बाकी सबको लेकर साथ लेकर जर्मन खाई पर तुरंत धावा करें। जर्मनों से खंदक छीनकर जब तक दूसरा हुक्म न मिले वहीं डटे रहना। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। लहना सिंह चलने को हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने बीमार बोधा की तरफ इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। सूबेदार सैनिकों को लेकर चला गया। यह सारी कहानी आगे बढ़ती रहती है और अंत में यह एक ऐसा दृश्य आता है कि इस लड़ाई की आवाज 3 मील दूर की खाई वालों ने सुन ली। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वे झपट कर 2 डॉक्टर और बीमार ढोने वाली 2 गाड़ियां पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। लहना सिंह ने बीमार बोधा और उसके बाप सूबेदार को भेजते हुए कहा, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना और लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। सूबेदार ने गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते लहना सिंह का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? लहना सिंह बोला, आप जब गाड़ी पर चढ़ जाओ मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी जाते ही लहना सिंह लेट गया। उसने वजीरा सिंह को पानी पिलाने और खून से तर कमरबंद खोल देने को कहा। वजीरा सिंह लहना सिंह का सिर गोदी में बैठ कर रह गया। लहना जब पानी मांगता पिला देता। लहना मृत्यु से पहले जीवन के स्मृति स्वप्न देखने लगा, जिसमें उसने अमृतसर में कुड़माई वाली लड़की से लेकर सूबेदारनी से मिलने तक के स्वप्न चित्र देखे। मरते समय उसे लगा वह वजीरा सिंह की गोदी में नहीं, अपने भाई कीरत सिंह की गोदी में सिर लेटा है। उसने वजीरा को कीरत सिंह समझते हुए कहा, अपने हाड़ अर्थात आषाढ़ में यह आम खूब पकेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा आम है। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन बाद लोगों ने
अखबारों में पढ़ा। फ्रांस और बेल्जियम 28वीं सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। इस कहानी के हम विश्लेषण में और मूल्यांकन में जाते हैं तो हम पाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, संस्कृत के प्रकांड पंडित, प्रतिभाशाली विद्वान और हिंदी के अनन्य आराधक चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी। उसने कहा था, संवत संवत 1972 अर्थात 1915 में सरस्वती में छपी थी। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता के दर्शन भी हमें होते हैं और घटना ऐसी कि जैसी बराबर हुआ करती है, पर इसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं भी प्रेम की निर्लज्ज प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं हुआ है। इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके पुनर्मूल्यांकन के स्वरूप में हम देखते हैं, यदि इसी कहानी को हम आज के स्वरूप में देखें तो हम पाते हैं गुलेरी जी ने यह कहानी 5 भागों में बांटकर लिखी है, जिसमें से केवल पहले भाग में उन्होंने भारत के शांतिपूर्ण जीवन के बारे में चित्रण किया है। शेष चारों भाग पहले विश्व युद्ध में फ्रांस की भूमि पर लड़ी जा रही लड़ाई से संबंधित है। इसमें संदेह नहीं कि प्रेम इस कहानी का एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है युद्ध। यदि ऐसा न होता तो प्रेम से संबंधित घटनाएं अत्यंत संक्षिप्त रूप में और युद्ध से संबंधित घटनाएं इतने विस्तृत रूप में न आ पाती। कहानी के पहले भाग में कुछ आलोचकों का कहना है, आरंभ में अमृतसर के बंबू काट वालों का जो विस्तृत वर्णन है वह अनावश्यक प्रतीत होता है, लेकिन हम देखते हैं उसने कहा था ये मूल कहानी प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखी गई थी और इसी युद्ध का चित्रण है। इसमें खंदकों की जिस लड़ाई का वर्णन है वह 1914 में फ्रांस की भूमि पर जर्मनों के विरुद्ध लड़ी गई थी। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक भी थे। भारतीय सैनिकों में सिख सैनिक अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कहानी में सिख रेजिमेंट के सैनिकों का ही वर्णन है। लहना सिंह, हजारी सिंह, वजीरा सिंह आदि सभी सिख हैं। जब जर्मन फौजी अफसर लेफ्टिनेंट साहब के भेष में आकर हजारी सिंह को केवल 10 आदमी छोड़कर बाकी सैनिकों के साथ बाहर भेज देता है और लहना सिंह उसकी चाल समझकर वजीरा सिंह से कहता है कि वह सूबेदार तो उसके साथ गए सैनिकों को लौटा लाए, तो वजीरा सिंह कहता है पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। वजीरा सिंह जा रहा है और बोधा सिंह बीमार पड़ा है इसलिए 8। यह सुनकर लहना सिंह कहता है 8 नहीं 10, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। यह वक्तव्य हिंदी साहित्य की कहानी का सबसे बड़ा वक्तव्य बन जाता है। एक बहुत बड़ा विशेषता इस कहानी की है, पंजाबियों की का वैशिष्ट्य इसमें बताया है। पंजाबी सिख कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धीरज नहीं खोते, हंसमुख बने रहते हैं और नाच गाकर अपने उत्साह और स्फूर्ति को बनाए रखते हैं। स्पष्ट करने के लिए गुलेरी जी ने सिख सैनिकों को ऐसी खंदक में दिखाया है जहां लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मैं और बर्फ ऊपर से, तथा सैनिक पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। सूबेदार सैनिकों को बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंकने को कहता है। उनमें से एक वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, बाल्टी से गंदला पानी भरकर खाई से बाहर फेंकते हुए कहता है, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब सैनिक खिलखिला पड़ते हैं और उदासी के बादल छट जाते हैं। इसी प्रकार लहना सिंह अपने मरने की बात करता है तो वजीरा सिंह त्योरी चढ़ाकर कहता है, क्या मरने जाने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुरुप। इसी प्रकार यह जो कहानी है उसने कहा था, यह प्रति शिक्षा जगत द्वारा किए गए अन्याय की बात भी ये इस बात में उठाता है। यह कहानी हमारे सामने देश प्रेम के अनेक चित्र हमारे सामने उभर कर रखती है। साथ ही साथ ग्रामीण जीवन जो भारत का आधार है उसको भी हमारे सामने रखती है। यह कहानी युद्ध का विरोध बताती है और युद्ध को अनावश्यक भी बताती है। इस कहानी के अंदर जो यथार्थ है वह पक्का यथार्थ है, अर्थात जब यथार्थवाद की बात आती है
इसका संबंध सामान्य जनजीवन तथा युद्ध के सचिव चित्रण से। दुख में अभाव, जीवन में अभाव, दुख, समस्याएं, विवशता आदि तो हैं ही। प्रेम, हंसी खुशी, गीत संगीत, कर्तव्य और नैतिकता ऐसी अनेक चीजें हैं जो यथार्थवादी साहित्य में जीवन को उसके तमाम परस्पर विरोधी पक्षों के साथ भी यह प्रकट हुई है। गुलेरी जी की ये कहानी कहीं न कहीं बेझिझक रूप से उसी पक्के यथार्थ को हमारे सामने व्यक्त कर रही है। एक और विशेषता इसमें घटनाएं सब बोलती हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा भी है, इसकी कहानी हमें बोलती हुई लगती है, अर्थात इसमें पात्रों को नहीं बोलना पड़ता। कहानी का वर्णन ही ऐसा है जो उसका बहुत कुछ अभिष्ट कह देता है। धन्यवाद।